पिछले वीडियो में हमने जो संक्रमण तत्वों के संकुल यौगिक हैं उनके चुंबकीय गुणों के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत हमने कि किस प्रकार हम संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करेंगे तो उनके लिए हमें किन पदों की अत्यंत आवश्यकता होगी का स्पष्टीकरण किया है। आज हम उसी कड़ी में जो चुंबकत्व है उसकी उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म कैसे होती है का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला बिंदु है कि किसी भी परमाणु, आयन अथवा संकुल यौगिक में जो चुंबकीय गुण पाया जाता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से दो प्रकार की गति करता है। कौन सी करता है दो गति? नंबर 1 यहाँ पर है ऑर्बिटल मोशन यानी कक्षीय गति, और नंबर 2 स्पिन मोशन चक्रण गति। तो बिल्कुल सिंपल कि इलेक्ट्रॉन की इन दो प्रकार की गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। पहला है ऑर्बिटल मोशन कि परमाणु कक्षकों में, वर्ताकार कक्षकों में लगातार गति करते रहते हैं और उस गति के, कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के नाम से जानते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसमें है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन यानी वर्ताकार कक्षकों में गति के साथ साथ इलेक्ट्रॉन स्वयं के अक्ष के ऊपर भी गति करता है, चक्रण गति करता है, और इस गति के कारण यानी चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के नाम से जानते हैं। अर्थात किसी भी परमाणु अथवा आयन का कुल चुंबकीय आघूर्ण दो चुंबकीय आघूर्ण का योग होता है। दो प्रकार के कौन से हुए? ये कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, कुल चुंबकीय आघूर्ण बराबर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्लस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण व चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के बराबर कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है। और यदि हम इस कुल चुंबकीय आघूर्ण के मान की गणना करना चाहें कि कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा यहाँ पर जो दे रखा है हम ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला है म्यू एस प्लस एल बराबर √4s s+1 प्लस एल इंटू l+1। तो यहाँ पर कैपिटल S बराबर क्या है, कैपिटल L बराबर क्या है? बिल्कुल सिंपल, कैपिटल S बराबर है परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या का मान और कैपिटल L बराबर है परिणामी कक्षीय क्वांटम संख्या का मान। चूँकि ये जो संक्रमण तत्व है, प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी के जितने भी परमाणु हैं या द्वितीय तृतीय, तो इनके अंतर्गत ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपेक्षाकृत बाहर के होते हैं। इसलिए इसमें कक्षीय जो गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वो नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है, अर्थात इसकी उपेक्षा की जा सकती है। तो इस इक्वेशन के अंदर म्यू एस प्लस एल बराबर √4s s+1 प्लस एल इंटू l+1 में जहाँ भी एल है, कैपिटल एल, परिणामी कक्षीय क्वांटम संख्या का मान को हम 0 रख सकते हैं, क्योंकि उसका जो योगदान है वो नहीं के बराबर है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का मान। तो अगर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा म्यू एस बराबर √4s इंटू s+1। तो कैपिटल एस परिणामी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान है और परिणामी क्वांटम संख्या का जो मान है ये बराबर होता है कैपिटल एस बराबर स्मॉल एस इंटू एन।
n बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और स्मॉल s बराबर प्लस माइनस हाफ, स्पिन का मान है स्मॉल s बराबर प्लस माइनस हाफ 1/2। तो यदि इस कैपिटल S के स्थान पर हम ये n/2 रखें तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार से 4 × n/2 मल्टीप्लाई बाई n/2 + 1, इसका एलसीएम लेंगे तो इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो ये माना जाएगा आपका μs बराबर √n × n+2 बोर मैग्नेटोन। अर्थात इस प्रकार से हम चुंबकीय आघूर्ण के मान की गणना कर सकते हैं। उसके पश्चात हमारा अगला बिंदु है कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब हम किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H में रखते हैं तो पदार्थ की उसके साथ में इंटरैक्शन होती है, उसकी अंतर क्रिया होती है। तो उस अंतर क्रिया में कि पदार्थ का व्यवहार क्या होता है के आधार पर हम चुंबकत्व को निम्न 5 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें से पहला प्रकार है आपका डाईमैग्नेटिज्म, प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व क्या होता है? बिल्कुल सिंपल कि इस प्रकार के पदार्थ में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहली बात तो यह है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और यदि इस प्रकार के पदार्थ को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस प्रकार से देखिए, इस चित्र के अंतर्गत ये दिखा रखा है कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इन चुंबकीय बल रेखाओं में प्रतिकर्षण होगा। अर्थात इस पदार्थ में से जो पहले एक दूसरे से साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ जो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, इनमें प्रतिकर्षण के कारण ये इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि पदार्थ में न्यूनतम मात्रा में से क्रॉस करें। अर्थात प्रतिकर्षण के कारण ये इसके दूर हटती है। तो ऐसे कौन से मेटल आयन होंगे जिनके अंदर इस प्रकार का डाईमैग्नेटिज्म का गुण पाया जाता है? क्या हुआ कि प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ हैं को हम यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। पदार्थों में पाए जाने वाले इस गुण को हम डाईमैग्नेटिज्म कहते हैं, और उन पदार्थों को डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ होंगे जिनके अंतर्गत नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन जिनके अंतर्गत पाए जाते हों, युग्मित अवस्था में हो। दूसरा है स्यूडो नोबल गैस, आभासी जो नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, अर्थात उनमें 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। और उसके बाद में स्यूडो नोबल गैस +2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 18 + 2 इलेक्ट्रॉन जिनमें पाए जाएं, वे सारे आपके प्रति चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। डाईमैग्नेटिक जो सब्सटेंस, डाईमैग्नेटिक जो पदार्थ होते हैं, उनका डाईमैग्नेटिज्म प्रतिचुंबकत्व ताप और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है ताप और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर, अर्थात T व H पर निर्भर नहीं करता है। उसके पश्चात नंबर 2 दूसरा बिंदु है हमारा पैरामैग्नेटिज्म, अणुचुंबकत्व। बिल्कुल सिंपल, इसमें भी एक ही लाइन क्लियर इसके लिए कि ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों वे प्रतिचुंबकत्व का वे अणुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो यदि हम इस प्रकार के पदार्थ को इसके अंतर्गत रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इस प्रकार से कि अधिकतम संख्या में उस पदार्थ में से होकर के गुजरने का प्रयास करती हैं। अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा ऐसे पदार्थ आकर्षित किए जाते हैं। तो कौन से पदार्थ होंगे जिनमें प्रति अणुचुंबकत्व का गुण पाया जाएगा? अणुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों का अभिलाक्षणिक गुण है जिनमें पाया जाता है कि जिनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। कौन से अयुग्मित? कि ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, तो उसमें निश्चित रूप से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा। और दूसरा कि जिनके पास में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों लेकिन उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो। प्रति अणुचुंबकत्व का जो गुण है वो डिपेंड करता है ताप व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर, अर्थात T और H के ऊपर ये अणुचुंबकत्व का गुण निर्भर करता है। उसके पश्चात अगला बिंदु है हमारा फेरोमैग्नेटिज्म, तीसरा बिंदु कि तीसरा प्रकार
लोह चुंबकत्व है। बिल्कुल सिंपल है कि ये जो लोह चुंबकत्व है वो अणुचुंबकत्व का ही एक गुण होता है, लेकिन इसमें जो अणुचुंबकत्व का जो गुण है वो कई हजार करोड़ गुना ज़्यादा होता है अणुचुंबकीय जो पदार्थ है उनकी तुलना में। और मुख्य रूप से इसमें आयरन होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है लोह चुंबकत्व। तो बिल्कुल सिंपल कि इस प्रकार का गुण जिन पदार्थों में पाया जाता है वो लोह चुंबकीय होते हैं और इस गुण को हम लोह चुंबकत्व कहते हैं। तो इसमें क्या होता है मुख्य रूप से, बिल्कुल सिंपल सी प्रक्रिया इसके अंतर्गत एक शब्द है एक्सचेंज कपलिंग, कि जब हम इस प्रकार के पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उनके ये जो इलेक्ट्रॉनों का जो युग्मन था वो समानांतरित युग्मित होते जाते हैं, कि एक पेड़ बनाते हैं जो कि समानांतरित होंगे, एक दूसरे के समानांतर में ही वो पेड़ बना लेते हैं, और इस प्रक्रिया को हम एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं। और इस एक्सचेंज कपलिंग के होने के पश्चात यदि हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं तो ये जो युग्मन है वो सुरक्षित हो जाता है, एक स्थायी चुंबक की भांति ये व्यवहार प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि हम ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इनका जो समानांतर जो युग्मन हुआ वो अयुग्मित होते जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, और एक टेम्परेचर एक ताप ऐसा आता है जिसको हम जो है क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी ताप के नाम से जानते हैं। ये जो पूरी तरह से जो युग्मन हुआ था प्रारंभ में वो अयुग्मित हो जाते हैं, ये लुप्त हो जाता है, अर्थात उस लोह चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति अणुचुंबकीय पदार्थ के समान हो जाती है। किसके ऊपर? क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद अगला जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, विपरीत लोह चुंबकत्व है। बिल्कुल सिंपल, इसका अपोजिट जो फेरो मैग्नेटिज्म है उसका विपरीत लोह चुंबकत्व है। तो इस प्रकार के पदार्थों में ये जो युग्मन हो रहा था पहले समानांतर, अब ये होता है आपका विपरीत समानांतरित, इनका युग्मन होता है और पूरी तरह से ये जो चुंबकत्व है उसका लुप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस टेम्परेचर पे Tn, जिसको हम कहते हैं नील तापक्रम के ऊपर, ये पूरी तरह से इनका जो विपरीत युग्मन प्रारंभ हुआ था ये समाप्त हो जाता है, अर्थात पदार्थ मूल रूप से वही आपका अणुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है को हम नील टेम्परेचर कहते हैं। तो अधिकांश जो तत्व हैं जो कि एटॉमिक नंबर 23 से लेकर के 29 तक, ये कॉपर, निकिल, कोबाल्ट इत्यादि जो परमाणु हैं वो एटम हैं, एलिमेंट हैं, वो आपके इस प्रकार का एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का गुण प्रदर्शित करते हैं। और जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो आयरन, कोबाल्ट, निकिल व मैंगनीज ये अपना प्रदर्शित करते हैं। उसके पश्चात आपका कि ये इस प्रकार का गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, उसका मुख्य रीजन है कि 3D और 4s जो कक्षक हैं उनके बीच में ऊर्जा का जो अंतराल अपेक्षाकृत कम होता है, जिसकी वजह से ये दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। उसके पश्चात अंतिम जो पांचवा बिंदु है हमारा वो है फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी यानी फेरो और एंटी फेरो, लोह चुंबकत्व और विपरीत लोह चुंबकत्व के बीच का गुण है ये, जिसमें ये जो गुण है ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, लेकिन पूरी तरह से ये जो है गुण लुप्त नहीं होता। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से 2 1 2 1, तो पूरी तरह से जो पदार्थ है उसका गुण अणुचुंबकत्व का गुण लुप्त नहीं होता है। इस प्रकार से इनमें कुछ अणुचुंबकीय गुण पाया जाता है, बीच का गुण होता है। और इस प्रकार का गुण मुख्य रूप से जो आयरन के ऑक्साइड्स हैं वो प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लिया अपन ने आयरन का Fe3O4, जिसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड फेराइट्स, इनमें इस प्रकार का गुण पाया जाता है। इसके पश्चात हमारा जो अगला बिंदु होगा इसके अंतर्गत वो होगा कि हम किस प्रकार से इस चुंबकीय आघूर्ण के मान की गणना कर सकते हैं। तो इसके लिए गाय बैलेंस है उसके आधार पर, फैराडे के विधि के आधार पर, इस प्रकार से कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसकी गणना हम किस प्रकार से करेंगे, इसके अगले
वीडियो के अंतर्गत अपन उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।